प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। इस पे आप एक स्टार मार्क करो और डी लिखकर लगा दो। डी क्यों? क्योंकि एक डिफरेंट यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, आओ पढ़ते क्या कहता है। फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ गो बेटर कंपनी ऑन 31 मार्च। तो आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले आपको इन्वेंट्रीज दी है 80,000, 1,40,000, 2,00,000, मतलब फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल की, WIP की। तो सवाल उठा सर ये क्या है, ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? तो वैसे आपको मैं बता देता हूं, हमारे ट्रायल बैलेंस में हमेशा ओपनिंग स्टॉक आता है। अगेन लिंक विद योर फाउंडेशन अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स याद करना, अपने फाउंडेशन में जो आपने पढ़ा था, हमने वहां पे बिल्कुल वहां पे डिस्कस किया था कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। और थोड़ा आप नीचे आके देखोगे भी तो यहां पे आपको क्लोजिंग इन्वेंट्रीज अलग से दे रखी है ये। ठीक है, इसके माने क्या? इसके माने ये कि जो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक आ रहा है ये क्या है? बाय नेचर ओपनिंग है। ठीक, ओके। फिर एक ऑफिस अप्लायंसेस दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है, सेल्स बता रखी है, सेल्स रिटर्न बता रखा है, मटेरियल परचेज बता रखा है, फ्रेट इनकर्ड ऑन मटेरियल बता रखा है, परचेज रिटर्न बता रखा है, डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट है, इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट है, फैक्ट्री सुपरविजन है, रिपेयर्स एंड फैक्ट्री अपकीपिंग एक्सपेंसेस हैं, हीट लाइट एंड पावर है, बहुत सारे खर्चे हैं, रेट्स एंड टैक्सेस खर्चा, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस खर्चा, सेल्स कमीशन खर्चा, सेल्स ट्रैवलिंग खर्चा, सेल्स प्रमोशन खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का सैलरी एंड एक्सपेंसेस खर्चा, ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस खर्चा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स खर्चे। तो इतने सारे आपको खर्चे दे रखे। ठीक, चलो। अब वैसे मुझे पता नहीं ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट ठीक है, मुझे मतलब भी नहीं, चाहे तो बाद में चेक करके देख लेना। आई डोंट नो ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, बट मेरा चेक करने का मन नहीं करा तो मैं कर नहीं रहा। इसके अलावा फर्दर डिटेल्स, मतलब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको वही क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दे रखी है तीनों की, फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की। फिर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ओहो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट के, इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट के और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स का। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन का रेट बता रहा है आपको, कह रहा है ऑफिस अप्लायंसेस पे आपको 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, प्लांट एंड मशीनरी में आपको 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, बिल्डिंग्स पे आपको 4% का डेप्रिसिएशन लगाना है। फिर आपको कुछ खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने का कुछ बेसिस बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का। क्या? हीट लाइट एंड पावर कह रहा है फैक्ट्री, ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बढ़ जाना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 8:1:1 के रेशियो में। ठीक है, तो 8/10 आप फैक्ट्री में करोगे, 1/10 आप ऑफिस में करोगे और 1/10 आप डिस्ट्रीब्यूशन में करोगे। सिमिलरली रेट्स एंड टैक्सेस कहता है 2/3 आपको चार्ज करना है फैक्ट्री में और 1/3 आपको चार्ज करना है ऑफिस में। और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है ये वाली, जो ये वाली थी, यहां पे इधर गई, ये वाली जो थी 4% वाली, इसके बारे में कह रहा है, ये कह रहा है फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग के में आपको 8:1:1 में बांटना है, मतलब वही 8/10 फैक्ट्री में, 1/10 ऑफिस में, 1/10 सेलिंग में। ठीक है, चलो। अब विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एक आपको कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा मैं आपको सिखा दूंगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अलॉन्ग विद सपोर्टिंग शेड्यूल्स। तो कुछ आपको शेड्यूल्स भी बनाने हैं। एक कॉस्ट ऑफ सेल्स का शेड्यूल बनाना है, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का शेड्यूल बनाना है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का शेड्यूल बनाना है। ठीक है, इसका मतलब आपको, अगर आप नोट करोगे, आपको फैक्ट्री एक्सपेंस का शेड्यूल नहीं बनाना है ना। 3 तरह के खर्चे हैं, एक फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, एक आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं, एक आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस हैं। तो आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस का शेड्यूल बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का शेड्यूल बनाना है, परंतु फैक्ट्री एक्सपेंस का शेड्यूल नहीं बनाना। अच्छा, इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का शेड्यूल बनाने बोला है, ये क्या होता है भाई? कॉस्ट ऑफ सेल्स आप क्या निकालते हो, कहां निकालते हो? कॉस्ट शीट में तो निकालते हो भाई। कॉस्ट शीट में हम इतनी सारी चीजें करते हैं, उसमें अल्टीमेटली हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ही तो आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का शेड्यूल मतलब क्या? अल्टीमेटली वो आपसे कॉस्ट शीट ही मांग रहा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो शेड्यूल है दैट इज कॉस्ट शीट। और इसके अलावा ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के खर्चे हैं, इसका अलग से 2 और शेड्यूल बनाना है। समझ गए बात? चलिए, तो मैं आपको फटाफट से शेड्यूल्स बनवाता हूं। आओ, तो सबसे पहले हम शेड्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट लिखना शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। अब ब्रैकेट में क्या लिख लो अपनी क्लैरिटी के लिए कि भाई कुछ नहीं, ये कॉस्ट शीट ही बनाएंगे हम, ये हम कॉस्ट शीट ही बनाने वाले हैं और कुछ नहीं। चलिए तैयार हो? यस। अच्छा, इसमें रुपीस के 2 कॉलम बनाना, इसमें रुपीस के 2 कॉलम बनाना। चलो, तो सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। क्या सर? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ले लो। ये कहां से मिलेगा? ये आपको ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा 1,40,000। क्या करते हैं इसमें हम लोग? परचेजेस ऐड करते हैं इसमें हम लोग, परचेजेस हम लोग ऐड करते हैं। तो परचेजेस आपको कितनी दे रखी है? ट्रायल बैलेंस में झांक के देखना, ट्रायल बैलेंस में आपको परचेजेस दे रखी हैं, मटेरियल परचेज 3,20,000। लेकिन परचेजेस मतलब नेट परचेज होता है, नेट परचेज है ना। तो ये ग्रॉस परचेज है, इसमें से परचेज रिटर्न हमको माइनस करना पड़ेगा, है ना। परचेज मतलब नेट ही तो लेते हैं कि भाई 3,20,000 का परचेज किया, जिसमें से हमने परचेज रिटर्न कितनी तरह की 4800 का माल वापस कर दिया, तो ये मेरी नेट में इतनी परचेज हुई, राइट। अच्छा, और आपको ये भी याद है, आपको ये भी पता है कि कोई फ्रेट वगैरह का खर्चा जो हम परचेज पे करते हैं, वो हम लोग बेसिकली मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करते हैं। इसका मतलब हम इसको परचेज के कॉस्ट का ही पार्ट मानते हैं, राइट। तो कॉस्ट शीट में भी हम लोग ये काम बहुत बार कर चुके हैं। तो फ्रेट ऑन परचेज जो है, फ्रेट ऑन परचेज, ये भी हम लोग परचेज का कॉस्ट ही मानेंगे। तो ये हम इसलिए ऐड कर देंगे, कितना है? 16,000, ठीक है। और फिर माइनस क्या करेंगे हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1,80,000 का। क्लियर? तो इतना ड्रामा करने के बाद अब हमारा मटेरियल कंज्यूम निकल पाएगा। तो फटाफट से देख लेते कितना आ रहा है। ये आ रहा है 291,200। तो यहां पे लिख देते बाहर 291,200, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अब है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हम ऐड करते हैं, ठीक। और डायरेक्ट वेजेस मतलब यहां पे जो डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट दे रखा है, तो मैं उसको डायरेक्ट वेजेस ही लिख देता हूं। अब ध्यान से करना है अब हमको। क्या सर? अगर आप नोट करोगे, हमने वैसे डायरेक्ट वेजेस कितने पे करे हैं? अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे 1,60,000 इतने वेजेस हमने पे करे हैं। लेकिन कुछ आउटस्टैंडिंग भी है, कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है 8,000 के। तो भाई मेरे को तो एक्चुअल देखना है ना, मैंने कितने एक्चुअल वेजेस इनकर करे अपने प्रोडक्शन के लिए। मुझे इससे थोड़ी मतलब कि मैंने कितना कॉस्ट इनकर करा, मतलब कितना मैंने पे करा, एक्चुअली कितना आउटस्टैंडिंग है, नहीं। मुझे देखना है कि मैंने एक्चुअली में कितने वेजेस इनकर करे ऑन प्रोडक्शन। तो टोटल मैंने कितने वेजेस इनकर करे होंगे ऑन प्रोडक्शन? 1,68,000 के। बात समझ में आ रही है? हाँ, उसमें से मैंने पे अभी 1,60,000 ही करे, 8,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। बट मुझे क्या करना आउटस्टैंडिंग का? जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट शीट में वी आर कंसर्न विद कि कितना मटेरियल मेरे प्रोडक्शन में लगा, कितना वेजेस मेरे प्रोडक्शन में लगा। ये मेरा कंसर्न होना चाहिए। ना ही मेरे को कैश बेसिस फॉलो करना है, ना ही मुझे एक्रूअल बेसिस फॉलो करना है। हालांकि यहाँ पे एक्रूअल बेसिस लग रहा है, लेकिन मैं एक्रूअल बेसिस की वजह से नहीं लगा रहा। यहाँ पे 8,000 जो मैं ऐड कर रहा हूं वो एक्रूअल बेसिस के वजह से नहीं कर रहा। मैं बस ये सोच रहा हूं कि भाई मेरी प्रोडक्शन के लिए वेजेस तो 1,68,000 की हुई ना, तो मुझे तो एक्चुअल कॉस्ट देखनी है कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये मेरे डायरेक्ट वेजेस हो गए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरली होते ही नहीं हमारे सवाल में, तो इतने हिस्से को मैं बोल देता हूं सर क्या? प्राइम कॉस्ट। तो 291,200 प्लस 168, तो मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई 459,200 की। यहां तक ठीक हो गया? यस सर। चलो, इसमें हम क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक। तो अब यहां पे बहुत सारे फैक्ट्री के खर्चे हैं, आराम आराम से लेते हुए चलते हैं।
तो नीचे आ जाओ, अपने ट्रायल बैलेंस में एक एक करके देखना शुरू करना, और जो खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे वो हम अपना ऐड करने लगेंगे। तो मैं खर्चों पे आता हूं। सबसे पहले मटेरियल परचेज का तो खर्चा हो गया, डायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट ये मुझे एक दिख रहा है, इनडायरेक्ट लेबर, राइट। तो वही बात है, कितने का इनडायरेक्ट इंप्लॉय कॉस्ट है? 18,000 का। तो ये तो पेड है, मुझे तो एक्चुअली इनकर देखना है कि मेरा कितना खर्चा हुआ इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट लेबर का। तो मेरे आउटस्टैंडिंग इनडायरेक्ट वेजेस कितने हैं? 1200 के। इसका मतलब एक्चुअली में मेरे कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर हुए, इनडायरेक्ट वेजेस के खर्चे इनकर हुए 19,200 के। ठीक है, चलो अगला। उसके बाद आप देखना रिपेयर एंड फैक्ट्री अपकीपिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड फैक्ट्री अपकीपिंग एक्सपेंसेस मतलब कोई खर्चे जो फैक्ट्री में हो रहे हैं, फैक्ट्री अपकीपिंग एक्सपेंसेस, ये कितने हैं? ये 14,000। अच्छा, एक फैक्ट्री सुपरविजन का भी खर्चा जो मिस हो गया, तो वो भी फैक्ट्री का ही खर्चा है, फैक्ट्री सुपरविजन कितना है? 10,000। चलो ये भी डन। फिर आया हीट, लाइट एंड पावर, हीट लाइट एंड पावर। तो देखो भाई टोटल कितना है? हीट लाइट एंड पावर का टोटल खर्चा वैसे हुआ है 65,000 रुपीज का, लेकिन इसमें से नीचे उसने सवाल में क्या बता रखा है? हमें फैक्ट्री में कितना चार्ज करना है? 8:1:1 की रेशियो में करना है। मतलब फैक्ट्री में कितना चार्ज करना है? 8/10 करना है। ठीक है, तो अभी मैं तो सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे ले रहा हूं, राइट। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 52,000। ठीक है जी, चलो ये भी क्लियर। तो हीट लाइट एंड पावर हो गया, और रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस, हाँ रेट्स एंड टैक्सेस भी, रेट्स एंड टैक्सेस। तो वही बात है भाई, रेट्स एंड टैक्सेस का कितना खर्चा एक्चुअली में है? 6,300 का, राइट। लेकिन इसमें से नीचे सवाल ने क्या बोल रखा है? हमें रेट्स एंड टैक्सेस का 2/3 फैक्ट्री में चार्ज करना है। तो फैक्ट्री का खर्चा कितना हुआ? 2/3, सिंपल। ठीक है, चलो तो ये कितना है? 21 × 2, तो ये कितना 200 आएगा शायद, चेक कर लेता हूं। यस 4200। तो ये भी हो गया। और मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये भी है, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये कितने हैं? 18,700 के। ठीक है, फिर सेल्स कमीशन फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, सेल्स ट्रैवलिंग फैक्ट्री का नहीं है, सेल्स प्रमोशन फैक्ट्री का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की सैलरी एक्सपेंसेस फैक्ट्री की नहीं है, ऑफिस की सैलरी एक्सपेंसेस फैक्ट्री की नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड तो कॉस्ट शीट में वैसे भी नहीं लेते। तो देखो ट्रायल बैलेंस के तो मैंने खर्चे ले लिए, लेकिन एक खर्चा रह गया। अगर नीचे जाओगे उसने डेप्रिसिएशन बता रखा है, प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी जो मैं बोल रहा हूं, तो प्लांट एंड मशीनरी कहां यूज हो रही होगी? मोमेंट मैं प्लांट शब्द बोलता हूं तो प्लांट्स कहां मिलते हैं आपको? फैक्ट्री में तो मिलते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, ये भी तो फैक्ट्री का ही खर्चा होगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी मेरी कहां लगी होगी? फैक्ट्री के अंदर लगी होगी, है ना। तो आओ बस ये बड़ा सिंपल है। तो ट्रायल बैलेंस में देख लो, प्लांट एंड मशीनरी की कितनी वैल्यू दे रखी है सर? 4,60,500 दे रखी है ट्रायल बैलेंस में, और डेप्रिसिएशन का रेट कितना बता रखा है उसने प्लांट एंड मशीनरी में? 10% का। क्लियर? तो ये कितना आ गया? 46050। ठीक है, तो एक ये हो गया। अच्छा, सिमिलरली जल्दबाजी में नहीं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी तो है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, पहले डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग निकाल लेते, कितनी आ रही है? तो बिल्डिंग कितनी दे रखी है आपको ट्रायल बैलेंस में? 2 लाख की। तो 2 लाख की बिल्डिंग है ट्रायल बैलेंस में। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन का रेट उसने शायद 4% बता रखा है। यस सर। तो मेरी वैसे बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन अगर वैसे देखोगे तो कितनी आ रही है? 8,000, है ना। बट नीचे अगेन फोर्थ पॉइंट पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था उसमें उसने क्या बोला था कि जो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है उसको आपको बांटना है फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग में 8:1:1 में, यानी कि फैक्ट्री का इसमें कितना शेयर हो जाएगा? 8/10। तो फैक्ट्री में हम इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 800 × 6400,
6400। तो देखो इतने सारे खर्चे जोड़ने के बाद अब मेरे फैक्ट्री के सारे खर्चे खत्म हुए, तो सबको ऐड कर देते, क्या आ रहा है 19200 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 52 प्लस 4200 प्लस 18700 प्लस 46050 प्लस 6400। तो ये कितना आ गया 1,70,550, 1,70,550। तो ऊपर है प्राइम कॉस्ट कितनी थी 459,200, तो टोटल आ गया 629,750। इसको मैं क्या बोलूंगा 629,750, इसको मैं बोलूंगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ठीक, यस सर, यहां तक ओके है। अच्छा, इसमें क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग WIP ऐड करते हैं, लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग WIP लेस करते हैं, सिंपल। तो ओपनिंग WIP ट्रायल बैलेंस से झांक लो कितनी है 2 लाख, क्लोजिंग WIP नीचे से झांक लो कितनी है 1,92,000। तो बस ये आ गया मेरा क्या, इससे मेरा निकल के आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक, तो 8,000 मोटा मोटा ऐड कर देते हैं, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी निकल के आ गई 6,37,750। ठीक है, और फैक्ट्री कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जो गाड़ी चलती है उसके बीच में कोई तो कुछ तो है नहीं, तो इसी को मैं बोल सकता हूं यही मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। दिस विल बिकम माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस सर, बिल्कुल ठीक बोला, ये मेरी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलो अब ऐड क्या करते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्या करते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ठीक है, अब अब यहां पे देखो ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो देखो वैसे ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो हम लेते हैं अपनी कॉस्ट शीट में, वो लेते हैं एज पर आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के देखते हैं, जो हमने यहां पे जैसे निकाला उसके बेसिस पे हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू निकालते हैं। बट इस सवाल में क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स तो मुझे पता नहीं। अगर आप नोट करोगे, ना ही मुझे ओपनिंग का कोई नंबर ऑफ यूनिट्स पता, ना ही मुझे सेल्स का यूनिट्स पता, ना ही मुझे पता कि मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली में कितने प्रोड्यूस करे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है मुझे क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की, वही मुझे लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो 80,000 आपको फिनिश गुड्स का ओपनिंग दे रखा है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपको नीचे दे रखा है 1,15,000 का। तो मुझको यहां पे अपनी कॉस्ट शीट में भी यही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कॉस्ट शीट पे भी यही लूंगा। चलो, तो प्लस 80,000 माइनस 1,15,000। अगर मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स पता होते तो फिर मैं अपने आप से निकाल के देखता कि मेरी कितनी आएगी ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी फिनिश गुड्स है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो ये मेरे क्या निकल के आ गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा निकल के आ गया 6 लाख टू 750। चलो, यहां तक बात कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें ऐड करते हैं क्या, एक हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करते हैं। बट उसके लिए क्वेश्चन ने बोल ही रखा है कि शेड्यूल बनाओ, तो इसके लिए हम अपना शेड्यूल को रेफर करेंगे। तो रेफर शेड्यूल 3। थर्ड शेड्यूल में हमको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का बनाना है, तो हम वहीं पे बना लेंगे। सिमिलरली ऐड करते हैं इसमें हम लोग क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस। तो ये भी हम लोग रेफर कर लेंगे शेड्यूल, क्योंकि इस पे भी हमें सेपरेट शेड्यूल बनाना है, तो इसको हम रेफर कर देंगे शेड्यूल नंबर 2 पे। ठीक, तो इतना करने के बाद मेरा क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मेरा आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बस यही मुझे आना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स का ही तो शेड्यूल बना रहे थे, तो इससे मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स की शेड्यूल बन गई, बस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस रह गए। सवाल में एक्सपेंसेस वर्ड यूज कर रखा है, तो मैं भी एक्सपेंसेस ही यूज करता हूं। ठीक है ओवरहेड्स ही, राइट। चलो, तो फर्स्ट शेड्यूल क्लियर हो गया। अब सेकंड शेड्यूल पे आ जाओ।
सेकंड शेड्यूल में, तो सेकंड शेड्यूल में उसने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मांगा था, तो बिल्कुल जैसा हमने ऊपर किया था, शेड्यूल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, राइट। आ जाओ, तो वापस से ट्रायल बैलेंस में आना, और ट्रायल बैलेंस से अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो खर्चे है वो छांटना शुरू करना। तो पहले मैं देखो डायरेक्ट वाले ले लेता हूं, जो डायरेक्टली फुल्ली रिलेटेड टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले वो ले लेता हूं। तो जैसे कि मुझे सबसे पहले दिखा सेल्स कमीशन, तो ये फुल्ली रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये ले लेता हूं 33,600, ठीक है। सेल्स ट्रैवलिंग, ये भी फुल्ली रिलेटेड टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये कितना है 11,000। और सेल्स प्रमोशन, ये भी फुल्ली रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये भी 22,500 एज इट इज ले लूंगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की सैलरी दे रखी है, सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, तो ये भी मैं ले लूंगा पूरा एज इट इज 18,000, ठीक है। और फिर ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस, तो ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, तो वो अलग हो जाएगा। तो पहले मैंने फुल्ली जो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे थे वो ले लिए। अब कुछ और खर्चे जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने थे, जैसे हीट, लाइट एंड पावर, ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो ये मैं कितना ले लूंगा, यहीं पे ले लेते हैं। तो टोटल 65,000 का खर्चा है, और रेशियो बता रखा था कितना 8:1:1 का है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाले डिपार्टमेंट में 1/10 हमको एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये कितना आ गया 6500, ठीक है। सिमिलरली रेट्स एंड टैक्सेस पूरा का पूरा फैक्ट्री और ऑफिस में जा रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ रहा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन हमने कितनी निकाली थी, 8,000 निकाली थी ऊपर, इसका कितना हिस्सा हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालना है 1/10, तो ये कितना आ जाएगा 800, राइट। तो आई डोंट थिंक और कोई खर्चे रह गए, तो फटाफट से सबको जोड़ देते हैं। 33,600 प्लस 11 प्लस 22,500 प्लस 18 प्लस 6,500, तो ये आ रहा है टोटल 91,600, 91,600, ठीक है। सॉरी 92,400, 800 नहीं जोड़ा क्या मैंने, 92,400 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा टोटल आ गया कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ गया टोटल 92,400। तो फटाफट से इसको मैं हाथ क्या डाल देता हूं अपने यहां पे कॉस्ट शीट में 92,400, ठीक। चलो सिमिलरली बिल्कुल अब आपको बनाना है क्या सर, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गए, ऑफिस के खर्चे, जो भी ऑफिस वाले खर्चे लिख रखे हैं सारे, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, राइट। ठीक है सर, यस। चलो तो फटाफट से वही काम करेंगे। सबसे पहले डायरेक्टली जो ऑफिस वाले खर्चे वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे दिखा ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, कितना है 8600, ठीक है सर। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड तो कॉस्ट शीट में कहीं आता ही नहीं, तो वो तो छोड़ ही दो। अब आपके एक मुझे खर्चा दिख रहा है, अगर आप नोट करोगे, एक ऑफिस अप्लायंसेस है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेस, मतलब वो अप्लायंसेस जो ऑफिस में लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगा सारा का सारा कहां चार्ज कर लेंगे,
एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे में, ऑफिस के खर्चे में। तो देखो कितने रुपए के ऑफिस अप्लायंसेस है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है 17,400 के। इस पे डेप्रिसिएशन का रेट कितना बता रखा है सवाल ने, 5%। तो ये कितना आ गया, ये आ रहा है 870। ठीक है, इसके अलावा हीट, लाइट एंड पावर, तो टोटल हीट, लाइट एंड पावर का कितना खर्चा है, 65,000 का। ऑफिस में कितना एलोकेट करना है, वही 1/10। ठीक है, बता रखा है क्लियरली क्वेश्चन ने, तो ये आ गया 6500। सेम वे में रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस, तो टोटल रेट्स एंड टैक्सेस का खर्चा है कितना, 6300 का, जिसमें से सवाल ने बोला था 2/3 फैक्ट्री में डालना है और 1/3 ऑफिस में डालना है। तो ऑफिस का यानी एडमिनिस्ट्रेशन का कितना हिस्सा आ गया इसमें, 2100, राइट। और लास्ट हो गया आपका डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो वही डेप्रिसिएशन कितने रुपए की निकाली थी, 8000 की। इसमें ऑफिस का कितना शेयर है, 1/10, तो कितना आ गया ये 800। ठीक, तो बस जोड़ दो सबको। तो टोटल आ गया 18,870, 18,870 ये आ गया टोटल। ठीक, और हाथ के हाथ इसको ऊपर कॉस्ट शीट में डाल देते हैं 18,870। तो इससे मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो शेड्यूल था या जो कॉस्ट शीट थी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो कितना आ रहा है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, 7,14,020। ठीक है, राइट। तो देखो भाई, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का शेड्यूल था, जो कॉस्ट शीट थी, उसमें हमने फैक्ट्री के जो खर्चे थे, सारे फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स थे वो हमने यहीं घुसेड़ दिए थे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन ने सेपरेट शेड्यूल नहीं मांगा था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्वेश्चन ने सेपरेट शेड्यूल मांगे थे, इसलिए मैंने उसको शेड्यूल के थ्रू मैप कर दिया, शेड्यूल से मैंने इसको लिंक कर दिया। बात समझ में आ गई। अच्छा, फाइनली सवाल ने आपसे मांगा क्या था एक्चुअली में, कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। लास्ट हम बना लेते कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चलिए आओ, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, सेल्स से। तो सेल्स कितने रुपए की है, सेल्स है 7,68,000 की। इसमें से माइनस क्या कर देंगे, लेस सेल्स रिटर्न, है ना, क्योंकि नेट सेल्स लेते हैं हम लोग, पता ही आपको। तो सेल्स रिटर्न कितनी है, 14,000 की। तो मेरी नेट सेल्स कितनी आ गई, नेट सेल्स आ गई 7,54,000 की, राइट। अच्छा, इसमें से क्या हटा देते हैं सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स हटा दो फटाफट से, कॉस्ट ऑफ सेल्स हटा दो। तो वो आई थी 7,14,20। तो कितने बच गए मेरे प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बच गए मेरे 39,980 के, राइट। अच्छा, इनको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, जो ये मेरे प्रॉफिट्स बचे, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, क्यों ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहा हूं, जरा आपकी क्लास 12 से लिंक करना। क्लास 12 में आपको याद है, आप एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो निकालते थे, तो वहां पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीखते थे कि क्या होता है, क्या होता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, याद करो, वो प्रॉफिट जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को एडजस्ट करने से पहले आता था, यही होता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें तो हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को ट्रीट करते थे, तो फाइनल नेट प्रॉफिट आता था, राइट। तो अब इस सवाल में देखोगे, जितने भी खर्चे, जो भी कॉस्ट हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिया, वो बाय नेचर सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट थे कि नहीं थे, राइट। तो अब मैंने सेल्स में से सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर रखा है। बेसिकली आप ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को मान लो कि ये मेरे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसलिए अभी तक का जो मेरा हिस्सा बचा, ये बचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दूसरी बात,
अगर आप वैसे देखोगे, मैंने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके प्रॉफिट निकाला हुआ है, तो ये मेरा क्या होता है, ये प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स ही तो होता है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। यस और नो? इसी को मैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स बोलता हूं। कॉस्ट शीट में हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं, है ना, और उसमें प्रॉफिट जोड़ते हैं और सेल्स आ जाती है हमारी। तो ये मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से अगर मैं लेस कर दूं हमारे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अच्छा, आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल भी याद होंगे, अगर हम करते थे जो, जिसमें हम लोग फाइनेंस कॉस्ट सारे लेते थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते थे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वगैरह, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारे हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते थे। तो इस सवाल में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पे हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। तो अगर ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स कितना दे रखा है, 2000 का, और नीचे उसने बता रखा है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, 2000 का। तो यानी मेरा साल का एक्चुअल में इंटरेस्ट का कितना खर्चा होगा, 4000 का, है ना। तो अब मेरे जो प्रॉफिट बच गए कितने रुपए के, 35,980 के, ये मेरे हो जाएंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं दूसरी भाषा में बोल सकता हूं, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। क्योंकि अगर आप देखोगे और कोई डिफरेंस नहीं है, सारे खर्चे जो हमने लिए हैं अपने कॉस्ट शीट में, वो सारे हमने एज इट इज लिए जो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लेते हैं ना। तो यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी और डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंडर अब्सॉर्ब, ओवर अब्सॉर्ब, ओवरहेड का चक्कर कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे हो जाएंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, है ना। तो कंडेंस स्टेटमेंट तो आपकी खत्म हो गई, मैं खाली अब आपके लिए एनालिसिस कर रहा हूं, थोड़ी आपको क्लैरिटी दे रहा हूं कि इसको मैंने बोला था प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। तो ये वाला जो मेरा हिस्सा हो गया, ये इसी को मैं क्या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोल सकता हूं, कि ये देखो कहीं ना कहीं मेरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बन गई। मैंने प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स लिया ये, जिसमें मैंने एडजस्टमेंट कर ली एक, और मेरा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स आ गया ये। ठीक है, हालांकि ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो आपकी सिर्फ कंडेंस स्टेटमेंट बनाने की थी, बट ये तो मैं बस आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी, तो बस ये आपका एक अच्छा यूनिक डिफरेंट क्वेश्चन था आपकी किताब का। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आ गया होगा।